इन दिनों बाजार को देखकर स्कूल के दिनों की याद आ गई। दरअसल गणित में एक सवाल होता था, मैथमेटिक्स में। आप में से कई लोग सुने भी होंगे, बनाया भी होगा। कि एक 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर मीटर चढ़ जाता है, परंतु दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? हालांकि आजकल हालात बाजार में उल्टा है। यहाँ 1 मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है। ऐसे में बंदर खंभे के निचले सिरे तक कब तक पहुंच पाएगा? शेयर मार्केट के लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जवाब सोचकर लोग डर जाते हैं। लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की बजाय जवाब इस बात का ढूंढ रहे हैं कि फिसलन कब रुकेगी, यानी बाजार में रुकावट कब थमेगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको अगले 30 दिनों पर काफ़ी पैनी नज़र बनाकर रखनी होगी। क्यों? क्योंकि अगला 30 दिन बाजार में काफ़ी निर्णायक होने वाला है। शुरुआत इसकी हो चुकी है। Q3 अर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 1 फरवरी जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। 7 फरवरी जब रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। और अंत में 8 फरवरी जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। अब सवाल उठता है कि इन 30 दिनों में क्या करें, कहां कहां नजर रखें, कब कब पैसा लगाने का मौका मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ हैं इंडस्ट्री के वेटरन सुनील सुब्रमण्यम साहब, पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब, SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी, रोहा एसेट मैनेजर्स के हेड ऑफ इक्विटी दलजीत कोहली जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और हमारे दर्शक, आवाज अड्डा के दर्शक जानते हैं कि हम लोग बहुत तकनीकी पहलुओं पर बात नहीं करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में जो आम इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अपने पोर्टफोलियो की बड़ी चिंता रहती है, उनके बारे में, उनके मन में जितने भी सवाल होते हैं उन सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगला 30 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरुआत में सुनील जी आपसे करना चाहूँगा, सुब्रमण्यम साहब, कि जिन जिन इवेंट का नाम मैंने गिनाया अभी, आपको क्या लगता है कि कोई इवेंट छूट भी गया है क्या? और नहीं तो इसमें से सबसे बड़ा इवेंट क्या होने वाला बाजार के लिए, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहनी चाहिए? एक छोटी इवेंट है जो है इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट के 1-2 दिन पहले हम्म। रिलीज होता है। हाँ, जहाँ पे बजट के पूरी साथ मान के चलता हूँ उसको। हाँ, हाँ, मगर बिल्कुल। बजट फ्यूचर डायरेक्शन परफेक्ट। की बात है। इकोनॉमिक सर्वे में जो हो चुका है हम्म। उसका बेसिस है। तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के लिए इकोनॉमिक फाउंडेशन बहुत बहुमूल्य होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर भी हम्म। मार्केट के पार्टिसिपेंट ध्यान देंगे। वही मेरी एक एडिशन है। हम्म। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, जो हम्म। पहली जो आपने बात की, अर्निंग सीजन। बाकी सब ना, ये अर्निंग सीजन के ऊपर एक केक के ऊपर क्रीम की तरह, लेयर की तरह है। मगर बेस फाउंडेशन मार्केट अच्छा। के लिए इकोनॉमिक अर्निंग्स है, ईपीएस ग्रोथ। खास करके क्योंकि पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए अब इस क्वार्टर से क्या टर्न अराउंड होगा अर्निंग्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको अर्निंग सीजन प्रोग्रेस होते ही जल जाएंगे। मेरे ख्याल में जब तक बजट आ जाता है तब तक आधा तो अर्निंग्स आ जानी चाहिए, तो मार्केट की एक माहौल कि कौन से सेक्टर में कैसे अर्निंग्स आ रहे हैं, आउटलुक क्या दे रहे हैं, ये सामने दिखलेगा। तो मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि ये अर्निंग सीजन के रिजल्ट और गाइडेंस। अच्छा, दो और एक शब्द, आपने अर्निंग सीजन की बात करी। अर्निंग्स जो पिछले तिमाही की हुए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि गाइडेंस इस साल के लिए वो देते हैं अपने कॉन कॉल में। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है जो हमें स्टडी करने की जरूरत होती है। हम्म। बिल्कुल। यहाँ पे कोहली साहब, दलजीत कोहली जी, अर्निंग सीजन की बात इन्होंने की, सुब्रमण्यम साहब ने। अर्निंग सीजन की शुरुआत थोड़ी बहुत अब हो चुकी है और टीसीएस के नतीजे भी आए Q3 के, और गाइडेंस अच्छे दिए गए हैं। तो क्या माना जाए कि अब यहाँ से कम इस सेक्टर के लिए और इस सेक्टर के बहाने बाकी लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत? या देखिए लक्ष्मण जी, इस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट अर्निंग्स की जो इम्पोर्टेंस है वो तो सर ने बताई आपको, और हम सब लोग बहुत उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मार्केट जो रिजल्ट सीजन में जा रहा है वो ये एक्सपेक्ट करके जा रहा है कि रिकवरी आएगी, क्वार्टर थ्री में भी आएगी और क्वार्टर फोर में और अच्छे से रिकवरी आएगी। अब यहीं पर थोड़ा सा कैच है, क्योंकि अगर ये नहीं आई तो फिर क्या होगा, राइट? तो अभी जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड ये हुई है कि काफ़ी रिकवरी आएगी, बिकॉज़ पहले सा
हाफ में इलेक्शन था, मौसम की खराबी थी, कुछ-कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियाँ नहीं कर पाईं। और वैसे भी अगर हम हिस्टोरिकल देखेंगे, तो अपना इंडिया का जो अर्निंग सीज़न है, वो हमेशा सेकंड हाफ हेवियर होता है। स्पेशली इंफ्रा कंपनीज़ के लिए तो फोर्थ क्वार्टर इज़ द ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 फर्स्ट क्वार्टर्स। तो इसके लिए ये बाय नेचर, बाय हमारा कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडस्ट्री इस तरीके का है कि सेकंड हाफ हमेशा बेटर होता है फर्स्ट हाफ से। बट इस बार क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत खराब था, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। और अगर हम सेकंड हाफ के जो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे, उसके बाद की कमेंट्री सुनेंगे कंपनीज़ की, तो सबने अपनी जो गाइडेंस है वो इंटैक्ट रखी। मतलब कंपनियाँ ये मान के चल रही हैं कि जो कुछ उनका डेफर हो गया क्वार्टर 2 में या क्वार्टर 1 में नहीं कर पाए, वो सब क्वार्टर 3 और 4 में भरपाई हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा ये पेचीदा बन गया है और इसीलिए ये ज़्यादा उम्मीदें लग गई हैं इस अर्निंग सीज़न से कि आपने ये मान के चला कि मेरा पूरा साल का तो सेम रहेगा और पहला आधा खराब हो गया, तो आस्किंग रेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस हम्म, तरीके से ये आस्किंग रेट में इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है। जहाँ तक आपने कहा कि किन सेक्टर से हम्म, क्या उम्मीद करें, तो आईटी से उम्मीद है कि थोड़ा ठीक होगा नंबर्स। हालाँकि बहुत बढ़िया नंबर्स आने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन नीश सेक्टर्स में कहीं-कहीं हम्म, कुछ-कुछ कंपनियाँ ठीक करेंगी, बट आईटी में ओवरऑल एक स्टेबल सा नंबर रहेगा और फार्मा और हेल्थ केयर अच्छे नंबर हम्म, दिखाएँगे। उसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स में हम्म, हमें लगता है कि थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगी और जितनी रिकवरी शायद हम लोग अज़्यूम कर रहे हैं, वो उतनी शायद नहीं दिखेगी। जो गवर्नमेंट का केपेक्स की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो भी पिछले 3 महीनों में तो नहीं दिखा है। पहला समझ में आता है रीज़न था कि आपका इलेक्शन वगैरह था, फिर हो गया महाराष्ट्र का इलेक्शन है। अब उस तरीके से जाएँगे तो इस देश में हर महीने एक इलेक्शन होता है। तो वो अल्टीमेटली जब तक वो हम्म, कैपेक्स पिकअप नहीं होगा, तो हमें इंफ्रा के या बाकी कंपनियों के नंबर्स में दिखेगा नहीं। तो ये एक चेन है। रूरल कंजम्पशन इज़ गुड और रूरल की जो कमेंट्री है वो भी अच्छी है। तो उससे भी हमें बट वो जो कंजम्पशन कंपनियाँ हैं, उनका आधा हिस्सा रूरल से आता है, आधा शहरी हिस्से से आता है, अर्बन से। अर्बन इज़ नॉट डूइंग सो वेल, हम्म, तो वहाँ पे भी हम्म, म्यूटेड नंबर है। हम्म। तो अभय अग्रवाल साहब, ये इन्होंने दलजीत जी ने कहा कि दरअसल फर्स्ट हाफ कमज़ोर रहा तो सेकंड हाफ से अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो आपको लगता है कि Q3 इन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा? क्योंकि अभी अभी जो ताज़ा नंबर आए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, तो वो मैं देख रहा था, वो नवंबर में 5.2% रहा है, जो कि अक्टूबर में 3.5% था। और ख़ास बात है कि माइनिंग में 1.9% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि पूरे जीडीपी ग्रोथ गिरावट में माइनिंग एक बहुत बड़ा विलन रहा था। तो अब यहाँ से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद तो लोग कर रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद कर रहे हैं, क्या वैसा रिजल्ट आ पाएगा? जी नहीं, जितना हमारा एनालिसिस है लक्ष्मण जी, वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि ये जो अर्निंग्स सीज़न है, ये वापस फिर से डिसअपॉइंट करेगा। और इसका मैं आपको कारण बताता हूँ लक्ष्मण जी। हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमको एक वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल में रहना बहुत ज़रूरी है। जिसका मतलब है कि एक बाइंग पावर है कंज़्यूमर के पास और उस बाइंग पावर से वो कंज़्यूम करता है और कंज़म्पशन ड्राइव करती है प्राइवेट कैपेक्स को। प्राइवेट कैपेक्स ड्राइव करता है जॉब्स को और जॉब्स वापस कंज़म्पशन को ड्राइव करते हैं। हम इस वर्चुअस साइकिल से निकल रहे हैं बहुत जल्दी से और अब मार्केट ये रियलाइज़ कर रहा है कि एक सबसे जो फर्स्ट स्टेप है बाइंग पावर जो कंज़्यूमर के पास है, पिछले 9 महीने में हमने काफ़ी गिरावट देखी है उस बाइंग पावर में 3 कारणों की वजह से। एक सबसे पहला कारण उसका ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, चीज़ों के दाम बढ़े हैं। दूसरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी बढ़ा है, ईएमआईज़ जो हैं, लोन की दरें हैं, वो बढ़ी हैं। और तीसरा जो है वो टैक्सेशन है कंज़म्पशन पे, वो भी कंज़्यूमर फ्रेंडली नहीं है, जो जीएसटी के रूप में कह लें आप। तो इन तीनों कारणों की वजह से जो एक मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास के जो कंज़्यूमर हैं, जो एसएमई हैं, व्यवसायी हैं, उनके पास जो पैसा खर्च कर पाने की जो एबिलिटी है लक्ष्मण जी, वो काफ़ी कम हुई है और उसकी वजह से हमने अक्रॉस द बोर्ड कंजम्पशन में स्लो डाउन देखा है और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो स्टेपल्स कंपनी है, एफएमसीजी कंपनीज जो कह रही हैं कि कंजम्पशन में स्लो डाउन है, वो इसलिए है कि लोग डाउन ट्रेड कर रहे हैं 10-15% कम प्राइस वाला लोकल ब्रांड ले रहे हैं, नेशनल ब्रांड नहीं ले रहे हैं और इसकी कारण ये है कि जो सरकार
को जो बाइंग पावर बढ़ानी चाहिए एक कंज्यूमर की, उसकी तरफ सरकार अभी तो कुछ नहीं कर रही है। और इसकी वजह से जो हमारा एक कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है जीडीपी का, वो कोई भी रीज़न नहीं है अभी उसका कि वो सडनली टर्न अराउंड होके पॉजिटिव हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है काफ़ी चिंताओं का विषय है ये अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, कि ये कहाँ से वापस हम विशियस साइकिल में जो जा रहे हैं उससे निकल के कैसे वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल में आए। तो लक्ष्मण जी, एक संक्षेप में जो आपने पूछा उसका मेरा उत्तर यही रहेगा कि अभी मेरे पास कोई भी ट्रिगर नहीं है जो मैंने ढूंढे भी, जिससे मैं कह सकूं कॉन्फिडेंटली कि जो अर्निंग्स है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वो पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे पिछले क्वार्टर में हुआ था डाउनग्रेड, वापस इस क्वार्टर में फिर से डाउनग्रेड्स होंगे और फिर से हमारा जो वैल्यूएशन है मार्केट का वो फिर उस पे सवाल उठेंगे और ये वापस फिर वो ये सेल ऑन रैलीज मार्केट रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, लक्ष्मण जी। पंकज जैन साहब, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन दिस डिस्कशन। जी नमस्कार। देखो, काफ़ी स्टिकी सिचुएशन है इस टाइम मार्केट्स की। अगर हम देखें जिस तरह के आप ट्रिगर्स की अभी आप कार्यक्रम के शुरू में बात कर रहे थे, इसमें अगर मैं ऐड और डिलीट करना चाहूँ, आई थिंक 8 फरवरी को जो दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर नहीं मान के चलता। आई थिंक आइदर वे उससे मेरे को नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उसके अलावा जो एक और जो चीज़ हम ऑन अ डेली बेसिस जो देख रहे हैं ट्रिगर, द काइंड ऑफ एफआई सेलिंग हम अपनी मार्केट्स में जो देख रहे हैं, और जो एक अनुमान था कि क्या वर्ष 2025 में एफआईस का रुझान थोड़ा सा बदल जाएगा क्या। आपके साथ मैंने पहले भी कार्यक्रम किए थे आज से 1-2 हफ्ते पहले, और आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि ऐसा नहीं होने वाला। रादर दे में एक्सिलरेट देयर सेलिंग आफ्टर कमिंग बैक इन द न्यू ईयर। और अगर हम देखें, अगर हम उसकी वजह के मूल कारण देखें, इफ वी डू नॉट गेट sort of emotional with the markets, if we do not talk on a patriotic kind of basis, अगर हम जनरल एक लॉजिकल, इकोनॉमिकल, मैथमेटिकल बेसिस पे बात करें, जिस तरह का इस टाइम एक स्टिकी इन्फ्लेशन चल रहा है हमारी मार्केट में, जिस तरह का एक स्टिकी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं डिप्रिशिएटिंग रुपी हैगा, एप्रिशिएटिंग डॉलर हैगा, और जो Q3 जो रिजल्ट्स है, ओनली थिंग आई थिंक जो पॉजिटिव पार्ट है, जो Q3 के रिजल्ट जो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है। आई थिंक मार्केट्स में एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है, वो काफ़ी कुछ इनबिल्ट हो गया मार्केट में। और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट या यील्ड यूएस मार्केट में देखने को मिल रही है, क्लोजर टू से बिटवीन अ सेफ यील्ड ऑफ 4.5 to 5% इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और हमारी मार्केट में 6.5 to 7% इन रुपी टर्म्स विद डिप्रिशिएटिंग रुपी एंड फॉलिंग मार्केट्स। तो काफ़ी सीरियस चैलेंजेस हैंगे, और मेरे को नहीं लगता कि अभी ऐसे कारण मार्केट में बन पा रहे हैं कि दैट एक यू टर्न उसमें देखने को मिले। तो चैलेंजेस बने हुए हैं। और एक और चीज़ जो अब पिछले कुछ एक इलेक्शन से हम देख रहे हैं, एक ये जो फ्रीबीज का कल्चर आ गया है क्रॉस ऑल पॉलिटिकल क्लास, है कि जो थोड़ा सा एक सोशलिस्ट काइंड ऑफ कल्चर आ गया है मार्केट को। शायद उसका भी डर है कहीं आने वाले 1 फरवरी के बजट में कहीं उसकी कुछ झलक देखने को ना मिल जाए, रादर अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर इज हैपनिंग। सो इस टाइम स्टिकी सिचुएशन हैगी, और मेरे को नहीं लगता कि इमीडिएट बेसिस पे कुछ सीरियस टर्न अराउंड होने वाला है। सो आई थिंक वन विल हैव टू वेट आउट, वन विल हैव टू वॉच आउट। और अभी भी ऐसा मानना है, हमारा भी ऐसा मानना है कि अभी मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिली है, काफ़ी तीव्र करेक्शन हो गई है पिछले 2-3 महीने में, बट शायद अभी भी यहाँ से कुछ एक लेवल्स नीचे के आ सकते हैं। टेक्निकली मोस्ट ऑफ द लेवल्स हैव बीन ब्रीच्ड, जहाँ पर जाके हमारे को ऐसा लगे, या इंस्टीट्यूशंस को ऐसा लगे, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को ऐसा लगे कि अब वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं दोबारा से। और एक और बात नहीं हमारे को नहीं भूलनी चाहिए, हम जो देख भी रहे हैं कि अब जो एक रिटेल फोर्स जो हमारे मार्केट में थी, आई थिंक उसमें भी एक थकान सी आ गई है। दे हैव नॉट बीन एबल टू काउंटर द एफआई सेलिंग जो आज से 1-1.5 महीने पहले तक देखने को मिल रही थी। तो इन सब चीज़ों का समीकरण मेरे को लगता है अभी भी चैलेंजेस बरकरार हैं। लेट्स होप सम ऑफ द रिजल्ट्स जो Q3 में आते हैं काफ़ी इनकरेजिंग रिजल्ट्स हों, कुछ एक
सेक्टर से तो उम्मीदें कम है, बट कुछ एक सेक्टर समथिंग लाइक हेल्थ केयर, फार्मा, टेक्नोलॉजी, आई थिंक दीज आर सेक्टर्स। इवन ऑटोमोबाइल से मेरे को लगता है कि इस बार अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स होप एंड प्रे कि उनके रिजल्ट अच्छे आए। सो दीज आर काइंड ऑफ इमीडिएट सिनेरियो जो हमारे को अभी ग्रैपल करना पड़ रहा है, और मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा और समय इसी कश्मकश में मार्केट गुजार सकती है। बिल्कुल, ये जो Q3 का कसमकस है वो अनसर्टन है, चूंकि कोई कह नहीं सकता कि रिजल्ट कैसे आएंगे, किस सेक्टर के रिजल्ट बेहतर आएंगे। और हमारे कुछ मेहमानों ने कहा भी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, हो सकता है कि Q3 भी निराश करे। लेकिन एक चीज़ जो सर्टेन है वो है कि Q3 के नतीजे आते आते आपको 20 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा जहां पे डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। इसको लेके आप जितने भी इंटरनेशनल, जितने भी बाहर दुनिया भर का अखबारों में देखें तो वहाँ पे लिखना पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया है कि उनका आना किसके लिए अच्छी बात है, किसके लिए ख़राब बात है। हमारे भी कई सारे चीज़ें लिखी गई। तो सुनील सुब्रमण्यम साहब, डोनाल्ड ट्रंप के आने को लेकर के जो एक डर का माहौल था उसको लगता है कि मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, और अब वो आना सिर्फ एक कह सकते हैं कि डेट की प्रक्रिया है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मार्केट ने ट्रम्प के साथ ओवर रिएक्ट किया है। बोथ एफआईआईज जो अमेरिकन मार्केट में निवेश करते हैं, वहां पे एफआईआई होंगे, वो डीआईएस होंगे, यूएस एफआईआईस, और हमारे मार्केट में। मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि ट्रम्प की जो, मैं एक फ्रेज यूज करता हूँ, भौंकता कुत्ता उतना काटता नहीं है। ट्रम्प बातें करने में माहिर है, हार्डकोर बिजनेसमैन है। तो जो उन्होंने एक थ्रेट की तरह फैलाया है कि मैं आके ये करूंगा वो करूंगा, और मार्केट भी उस पर उम्मीदें बना रही है। अमेरिकन मार्केट की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में एक्चुअली जब वो पावर में आएंगे वो रियलाइज करेंगे कि हर जगह में उसको कांग्रेस, भले ही रिपब्लिकन पार्टी दोनों जगह पे उनके सपोर्ट के लिए है, हर चीज को नहीं सपोर्ट करेंगे। सेकंड, वो टैरिफ लगाएंगे तो अल्टीमेटली उसका कॉस्ट अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो वो इसीलिए वो भी एक थ्रेट की तरह उसको यूज कर रहे हैं, बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करेंगे, और एक्चुअली एक प्रैग्मेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मार्केट की जो एक डरावट रही है कि ट्रंप आके ये करेंगे वो करेंगे, वो एक्चुअल रियलिटी में उतना नहीं होगा। एक रिलीफ आएगा उसमें, नंबर मेरा मानना है। सेकंड, सिमिलरली अमेरिका में जो पॉजिटिविटी आई है, अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन बिजनेसेस को ट्रंप टैक्स कट के जरिए बहुत सपोर्ट करेंगे, ये मांगा मेक अमेरिका ग्रेट, उतनी आसान नहीं है। यूएस का पर कैपिटा इनकम $80,000 है, चाइना का 13,000 है, हम 3,000 के करीब है। तो कॉस्ट में बहुत फर्क है। इतना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान नहीं है। तो मेरा मानना है कि अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्योंकि जैसे ना इक्विटी मार्केट की एक होती है, बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट, यानी बाय ऑन द एक्सपेक्टेशन सेल ऑन द रियलिटी। तो ये ट्रम्प के इलेक्शन के बाद 10-15 दिन में जब वो एक्चुअली आके बात करेंगे, मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, और वो पैसा इमर्जिंग मार्केट की ओर थोड़ी फैल सकती है, और हमारे मार्केट को भी थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि एक्चुअल रियलिटी पोस्ट दिसंबर जनवरी 20 मे नॉट बी एज बैड कि इतना अभी जो फियर फैक्टर है, वो एक इंपॉर्टेंट बात मैं मानता हूं। तो अल्टीमेटली ये एफआई का थोड़ा अमेरिका से बाहर जाना, पैसा उसमें थोड़ा एलोकेशन इंडिया को भी मिल सकता है, मगर कौन से सेक्टर, कौन से ये इस आने वाले अर्निंग सीजन बताएगी। हालांकि मैं अगले सवाल के लिए दलजीत जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल सुब्रमण्यम साहब और आपसे पूछ लूं, चूंकि यूएस के बारे में आपने कहा। इसमें एक फैक्ट है, फैक्ट यह है कि 2017 के टैक्स पॉलिसी को आगे एक्सटेंड करेंगे और इसकी आहट सबको पता है। और उसकी वजह से आप देखिए कि वहाँ पे जो है जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वगैरह देखे वो 5% के आसपास जा चुका है। तो जाहिर तौर पे कोई इंडिया में पैसा क्यों लाएगा जब उसको 6-6.5% लगता है। तो ये एक फैक्ट है जिसको आगे लोग बढ़ाते जा रहे हैं। और टैरिफ में कुछ ना कुछ करेंगे ट्रंप, ये भी सबको पता है। और इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, ट्रेड सरप्लस में है, ये भी सबको पता है। तो ये तो फैक्ट है, ये तो होना ही होना है। फिर भी मेरा मानना है कि समझते हैं इस चीज को। नहीं, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली मनी चेजेस द बेस्ट लेवल। मेरे ख्याल में अगर ये ट्रंप वाली कारनामे, ट्रंपोनॉमिक्स उसको नाम दें, अगर उतनी सीवियर नहीं आने वाली है जितना लग रहा है, तो डॉलर का स्ट्रेंथनिंग भी थोड़ा कम होगा। तो एफआईएस को आज उस ऑलरेडी डिप्रिशिएटेड रुपी हो गई है,
आने वाले दिन में और भी डिप्रिशिएट उतना ज्यादा होगा, तभी डर होगा ना। मेरे ख्याल में उतना नहीं होगा, वही मैं कह रहा हूँ कि और हर एफआईआई जो है वो उधर बॉन्ड मार्केट से बोरो करके यहाँ नहीं निवेश करता है, वहां पे रिटेल एचएनआ इन्वेस्टर्स हेज फंड में निवेश करते हैं, उनका इक्विटी का पैसा है, पूरा पैसा जाके डेट में नहीं निवेश होता, या पूरे वो हेज फंड्स पूरे बोरिंग पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ग्लोबल एलोकेशन में वापस एक रिवर्सल होगी। इतना पैसा यूएस के पीछे उम्मीदों के पीछे गया है, तो थोड़ा उधर प्रॉफिट बुकिंग होना है, और वो पैसा इमर्जिंग मार्केट में जरूर आएगी वक्त के लिए। ये उनके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआईएस के लिए, क्योंकि वो आने वाले दिन की डायरेक्शन, रिफॉर्म्स की डायरेक्शन, क्या पॉपुलिज्म बहुत ज्यादा होगा बजट में, वो सब चीज एफआईएस के लिए बहुत मायने रखती है। बट मेरा मानना है कि जो भी मार्केट ने एंटिसिपेट किया है ट्रम्प के बारे में, वो रियलिटी में उतना नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इमिग्रेशन की बात लीजिए, इमिग्रेशन में डर के मारे वो लोग रोक रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा इंडियन आईटी कंपनीज को, ये को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेशन पे भी कुछ एक्शन लेंगे। ये H1B वीजा, ये हाई एंड लेवल पे उनका कुछ नहीं है। इनफैक्ट ऑलरेडी अमेरिकन बिजनेसमैन बहुत जाके गठबंधन बना रहे हैं ट्रम्प के साथ, राइट। तो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होगा, वही मेरा है। जितना डर आज बिल्ड हुआ है इस ट्रम्पोनॉमिक्स के कारण, एक्चुअल रियलिटी में उतना नहीं होगा, एक रिलीफ होगी, ये मेरा फर्म बिलीफ है। टू दैट एक्सटेंट कौन सी सेक्टर ये चुनना आज मुश्किल है, बिकॉज बजट ये के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैं भी यही हर कोई यही चाहेगा कि जितना डर है वो उतना डर ना रहे, डर जो बना है वो ज़्यादा बन गया है। हालांकि इसके सपोर्ट में एक बात कह दूं कि जब वो टर्म 1 में थे तो रुपी सिर्फ 11% डिप्रिशिएट किया था, और बाइडेन के टाइम में 29% रुपी डिप्रिशिएट किया था। ये भी एक फैक्ट है। तो डर कहीं और था, होता कहीं और है घटना। कोहली साहब, आपको भी लगता है कि ट्रंप को लेकर ओवर रिएक्ट मार्केट कर गया है और ट्रंप अब कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं रहा, या फिर आपको लगता है अभी भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है? लगता है लक्ष्मण जी मार्केट ने काफी रिएक्शन कर दिया है, और आई एग्री 100% विद व्हाट सुब्रमण्यम सर वाज सेइंग कि काफी कुछ मार्केट को बहुत ज्यादा फियर फैक्टर की वजह से पहले से ही, और मार्केट की ये आदत है, हमेशा ऐसा ही होता है कि कोई भी इवेंट होता है तो हम लोग एक साइड में हमेशा करते हैं, या तो ओवर एक्सुबरेंट हो जाते हैं या ओवर पेसिमिस्ट हो जाते हैं। तो उसका हम एक जो रेपरकशन है वो देख रहे हैं ऑलरेडी बॉन्ड यील्ड्स में, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में और डॉलर इंडेक्स में। तो वो एक तरफा नहीं चल सकता, तो हमें भी लगता है कि वहां पर एक टेम्परेरी रिलीफ, अब वो टेम्परेरी रिलीफ तो आएगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी क्या रहती है वो डिपेंड करेगा एक्चुअल एक्शन क्या होते हैं। देखिए, एक टॉप डाउन अप्रोच लेना बहुत सिंपल होगा, बट एक्चुअली थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट फॉर ईच सेक्टर। तो अब ये कहना कि वो उतने सीवियर नहीं होगा, उतना सीवियर नहीं होगा, मान लिया कि वो एक 60% की ड्यूटी की बात कर रहे हैं या 50% ड्यूटी की बात कर रहे हैं, बट जिसके ऊपर 0 ड्यूटी था या 10% था उसको 20 किया तो उसके लिए डबल हो गया। तो हमको समझना, वो फिर वो फाइनली जब फाइन प्रिंट आएगा, जब वो एक्चुअल एक्शन लेना शुरू करेंगे तब पता चलेगा, और तब वो सेक्टर स्पेसिफिक या सेगमेंट स्पेसिफिक रिएक्शंस होंगे। एक मैक्रो लेवल का जो है वो आई थिंक काफी कुछ बिल्ट इन हो गया है, उसमें एक टेम्परेरी रिलीफ आएगा, बट सेगमेंट स्पेसिफिक वापस हमको देखने को मिलेगा, और वो आगे कुछ समय तक दिखता रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए वो भी जो भी करेंगे फाइनली उनको कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना है। हाँ, फिर कितना प्रैग्मेटिक करेंगे, कितना इरेशनल करेंगे, कई बार बहुत सा पोस्चरिंग की वजह से भी करना पड़ता है, और बाद में उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। नोबडी स्टॉप्स, नो, पॉलिटिशियंस दे बिहेव लाइक दैट, वी नो ऑल ऑफ देम हाउ दे बिहेव, नो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज उसने कुछ किया और कल वो वापस नहीं ले सकता है, तो वो भी होगा। तो ये काफी टर्मोइल वाला पीरियड है, तो आई थिंक वो हम लोग जो मान रहे हैं कि 2025 एक्चुअली पूरा ईयर काफी टर्मोइल वाला ईयर रहने वाला है। इट विल नॉट बी एज इजी, जो पिछले 3-4 साल से हम लोग बहुत स्मूथ रन और वैल्यूएशंस को तो लोग ऑलमोस्ट भूल ही गए थे एक तरीके से। इन्वेस्टर्स तो ऐसा सोच रहे थे कि अब तो सब एक तरफ ही चलने वाला है, तो वो सब सिचुएशंस ग्राउंड रियलिटी पे वापस दिखेंगी। तो वॉलेटिलिटी विल बी द नेम ऑफ द गेम फॉर नेक्स्ट फुल ईयर। तो इस वॉलेटिलिटी में जाहिर तौर पे हर किसी के मन में ये हुआ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या पंकज जैन साहब, इस वॉलेटिलिटी में आराम से साइड होकर बैठ जाया जाए, या फिर मौके तलाशना चाहिए? और अगर मौके तलाशना है तो जैसा कि ट्रम्प की बात अभी चल रही थी, तो मौके कहाँ तलाशे जाएं?
देखो लक्ष्मण जी, जहां तक अभी जो ट्रम्प साहब की बातें हो रही थी उसमें एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। ऑन अ लाइटर साइड ये माना जाता है कि मोदी जी की ट्रम्प साहब से अच्छी दोस्ती है, और हो ना हो उस चीज का देश को, देश की इकोनॉमी को किसी ना किसी रूप में आई थिंक जरूर फायदा मिलना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग और आई हैव बीन रीडिंग गुड आर्टिकल्स अबाउट दैट कि इस बार जो ट्रम्प जी की जो कैबिनेट हैगी, जो प्रपोज कैबिनेट हैगी, काफी अच्छी मैच्योर कैबिनेट हैगी। इट्स नॉट लाइक लास्ट टाइम। आई थिंक जो मैच्योरिटी, इंटेलेक्ट लेवल, एक्सपीरियंस लेवल जो इस बार की कैबिनेट का है, आई थिंक शायद लास्ट टाइम इस तरह का नहीं था। एंड इवन ट्रम्प साहब भी आई थिंक कमिंग इनटू सेकंड टर्म, आई थिंक ही इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर देन व्हाट वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट टर्म। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादातर डिसीजन वंस ही इज इन द चेयर काफी रैशनल एंड पॉजिटिव होने चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये जो टैरिफ का जो थ्रेट हैगा, जो भी हमारे को पैनलिस्ट भी कह रहे थे, इतना आसान नहीं है। अगर कहीं पर भी ज्यादा टैरिफ बढ़ते हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर ऑफ यूएस सफर्स, और वहां पर भी इन्फ्लेशन एक काफी स्टिकी चीज है। तो आसान नहीं है समीकरण। एंड आई एम वेरी श्योर वंस मिस्टर ट्रम्प कम्स इन द चेयर, काफी अच्छे रैशनल डिसीजन लिए जाएंगे। एंड आई थिंक ये जो एक वॉलिटिलिटी चल रही है बिकॉज ऑफ व्हाट मे हैपन वंस ट्रम्प इज इन द चेयर, मेरे को लगता है उसमें एक थमाव देखने को मिल सकता है। आई थिंक दैट वुड बी द पॉजिटिव पार्ट। एक सिनेरियो क्लियर आउट हो जाएगा। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली कि इस वॉलिटिलिटी में, इस तरह के समीकरण में, इस तरह के हेजी सिनेरियो में इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? आई थिंक इन्वेस्टर्स को, जो एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स है, जो एक स्टडी इन्वेस्टर है, लिक्विड इन्वेस्टर है, जो अपने पैसे से इन्वेस्ट कर रहा है, मार्जिन ट्रेडिंग में नहीं जा रहा, लीवरेज ट्रेडिंग नहीं कर रहा, आई थिंक उसको अभी भी अच्छी तरह मौके तलाशने चाहिए। देर आर सेगमेंट्स, देर आर पॉकेट्स विच कैन इजीली बी विजुअलाइज, कि जहां पर हम अभी भी देख रहे हैं देर आर सम पॉकेट जो अभी भी अपने हाइस के आसपास चल रही हूं, उनमें ज्यादा करेक्शन नहीं आया। करेक्शन इसलिए नहीं आया कि दे हैव बीन थ्रोइंग गुड रिजल्ट्स, गुड ग्रोथ पैटर्न्स आ रहे हैं। और जैसे हम बार बार बात करते हैं, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटैलिटी, दीज आर सम सेगमेंट। टेक्नोलॉजी, आई थिंक जिस तरह के टीसीएस के रिजल्ट्स आए, आई थिंक काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। एंड इट मे बी kind of a scenario with the sector. So we could see एक approach towards picking technology kind of scenario. उसके अलावा ट्रेडर्स जो है, ट्रेडर जो एक क्लास है, आई थिंक वो एक अपने आप में एक काफी बड़ी क्लास है। एंड दे एडजस्ट टू द सिनेरियो। अब हम जो देखने लग गए हैं पिछले 1-1.5 महीने से, जो एक दे ट्रेंड टू प्ले बोथ साइड, बट ट्रेडर्स विल हैव टू बी कॉशियस। आई थिंक जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जो हम ट्रेडर लोगों से बात करते हैं, अपने यहाँ देखते भी हैं, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जो एक काफी डीप फॉल हो गया मार्केट में, जिस तरह की कुछ दिनों बड़ी एग्रेसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है, खासतौर से निफ्टी, बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट प्लस माइनस, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट प्लस माइनस, आई थिंक दैट इज व्हाट इज हार्मिंग देम मोर देन द एक्चुअल फॉल इन द मार्केट। सो आई थिंक व्हाट वी हैव बीन एडवाइजिंग कि स्टे लाइट, स्टे कॉशियस। और जो इस तरह की वॉलेटिलिटी है, इसमें आसान नहीं है ट्रेडर्स को पैसा कमाना। सो कोई बुरी बात नहीं है कि कुछ एक हफ्ते साइडलाइंस पे आप बैठिए, लेट द मार्केट सॉर्ट ऑफ स्टेबलाइज, प्लेटू आउट, एंड वंस द थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ इवनली पॉइज्ड, थोड़ी सेम्बलेंस आ जाएगी, वन कैन ऑलवेज रिटर्न बैक टू द मार्केट। बट एज ए इन्वेस्टर्स मेरे को लगता है कि चेरी पिकिंग करते रहना चाहिए। देर आर गुड सेक्टर, देर आर गुड स्टॉक्स। इवन जो सेक्टर्स जिनमें काफी डीपर करेक्शन हो गई है, समथिंग लाइक एफएमसीजी और मेटल्स, वहां पर भी हमारे को लगता है कि अब एक बॉटम अप अप्रोच आ रही है, एक वैल्यू अप्रोच आ रही है। एंड ईयर 2025 हमारा मानना है इट्स अ ईयर ऑफ कॉशन, जहां पर मनी मेकिंग इतनी आसान नहीं है। बट अगर आप सिलेक्टिवली, जहां जहां वैल्यू है, अच्छे सेक्टर्स हैं, लार्ज कैप के स्टॉक के साथ अगर आप रहेंगे, तो देर इज स्टिल डिसेंट मनी टू बी मेड, देर स्टिल स्टेबिलिटी इन दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स। बिल्कुल ईयर ऑफ कॉशन है और इस हिसाब से इसी रणनीति की तरह चलना होगा। अभय अग्रवाल साहब, ये ट्रंप वाले सवाल को लेकर एक बार आपके पास भी आ जाऊं। हालांकि इसमें बहुत साफ कर दूं कि ट्रंप के आने से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, लेकिन जब एक्सपोर्ट के ट्रेंड को आप देखें तो बहुत सारा एक्सपोर्ट अब हम लोग इंडिया से डाइवर्सिफाई हुआ है। यूएस, यूरोप जैसे कंट्री से हट करके हम लोग नॉन यूरोप
और नॉन अमेरिका कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, तो इस डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि यूएस कुछ करता है, टैरिफ लगाता भी है, तो हम लोग थोड़े से बचे रहेंगे। लेकिन दिक्कत तब होगी जब वो चाइना जैसे देशों पे थोड़ा-सा आक्रामक हो जाता है, तो चाइना भी अपनी रुपये को, करेंसी को डिप्रिशिएट करना चाहेगा। तो ऐसे में फिर हम लोगों के रुपये के ऊपर एक दबाव बनेगा और फिर आरबीआई की तरफ से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, इस वजह से ये डर बना हुआ है। तो अभय अग्रवाल साहब, आप इस डर से कितना सहमत हैं? और अगर मैं कहूँ कि इस ट्रम्प प्रूफ कुछ सेक्टर आपके हिसाब से हो तो क्या हो सकता है? ये देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात हुई है यूएस में जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, और वो ये है कि जो यूएस का डॉलर जिस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है, उसको इंडेक्स बेस पे देखें तो 102 के आसपास था, अब 109 पे आ गया है। तो 7% की जो अप्रिसिएशन है यूएस डॉलर में, मतलब बाकी करेंसीज जो डेप्रिशिएट हुई हैं, तो एक तरफ ये डर है मार्केट में कि एक टैरिफ लगेगा, पर आप जो यूएस का जो ट्रम्प गवर्नमेंट है, उनका सबसे बड़ा डर ये है कि जो कंट्रीज उनको एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से। तो हमारे यहाँ से भी अगर कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो ऑलरेडी ट्रम्प के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से बहुत फायदेमंद एक्सपोर्ट्स हो गए हैं। अब आप टैरिफ लगाने तो एक तरफ है, पर दूसरी तरफ पहली प्रॉब्लम जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी कि वो कैसे जो यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, जो उनको भी हर्ट करेगा, उसको कैसे रोकें। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो टैरिफ लगाने के बाद हो सकता है यूएस डॉलर और अप्रिशिएट हो जाए, तो जो भी आपने टैरिफ लगाया वो दूसरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, तो वो इवन आउट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी एक एक ट्रम्प गवर्नमेंट के लिए बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन होने वाली है। और हम और अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से ये प्ले आउट होगी। तो इस एनवायरनमेंट में, पर अगर हम इंडिया की बात करें लक्ष्मण जी, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का मार्केट करेक्शन या इंडिया में इन्वेस्टर को कोई बहुत डर होना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत छोटे एक्सपोर्टर हैं फ्रैंकली इन ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स। हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 1% के आसपास कुछ शेयर है। तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी कंपनीज़ काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, कुछ भी एक्शन लिया जाए उसके सामने उसको बैलेंस करने के लिए। अपॉर्च्युनिटीज़ की आपने बात की, बिल्कुल अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी, और आई थिंक डरने की बजाय इन्वेस्टर्स को मौका देखना चाहिए कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही हैं। सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो ऑलरेडी इमर्ज हो रही है और जिस सेक्टर को इन्वेस्टर्स रिवॉर्ड भी कर रहे हैं, वो है एक ब्रॉडली कहें तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्पेस जो है, जिसमें सरकार भी काफ़ी फ़ोकस्ड है थ्रू पीएलआई स्कीम्स। आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं कि हम इम्पोर्ट ना करें बल्कि अपने देश में बनाएं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा है, ईएमएस कंपनीज़ को जो पीएलआई स्कीम्स दी, उसमें काफ़ी पीएलआई स्कीम्स चल रही है। मेरे को लगता है इससे इन्वेस्टर्स सिर्फ ये रिसर्च करें कि कहाँ-कहाँ पे पीएलआई स्कीम्स है जिनका अच्छा यूसेज है, और वो कौन सी कंपनीज़ उन पीएलआई स्कीम्स का फ़ायदा उठा रही हैं। वही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पेस है। दूसरी तरफ हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, उसपे वो बढ़ेगा, डेफ़िनेटली बढ़ेगा। मुझे लगता है अगले 5 साल में 2 से 3 गुना हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा। उसकी वजह से हमारी कंपनीज़ एक्सपोर्ट भी करने लगेंगी। तो ये एक बड़ा, और इसमें सिर्फ पीएसयू डिफेंस कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लक्ष्मण जी, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडार टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक, एंटी ड्रोन टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विलेंस सिस्टम्स, ये सब प्रोवाइड करती हैं। ये सारी कंपनीज़ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। सो एक ये बड़ा स्पेस है। ईएमएस की हमने बात करी। तीसरी तरफ एक डोमेस्टिक जो हमारी फार्मा कंपनीज़ हैं, उसको अगर यूएस एक्शन लेता है चाइना के अगेंस्ट, अंडर बायोसिक्योर एक्ट जो है, इंडियन फार्मा कंपनीज़ को ऑलरेडी फ़ायदा मिल रहा है, और इसकी वजह से जो हमारी फार्मा सेक्टर था, पिछले साल बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था इन निफ्टी स्टॉक्स। तो इन सब की वजह से मुझे लगता है लक्ष्मण जी की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मतलब इन्वेस्टर्स को इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प क्या करेंगे वो फ्रैंकली हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम सिर्फ ये रिएक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे वो जो कंट्रोल में करेंगे, उसी पर आ जाए। उसी पे ध्यान दें और उसका फ़ायदा उठाएँ। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका फ़ायदा उठाना। आप जो 2-3 सेक्टर्स पकड़ लें, उसी में फ़ोकस करें कौन विनर्स है, और अगले 2-3 साल में अच्छी मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगी वहाँ से लक्ष्मण जी। हालांकि चूंकि आपने डिफेंस की बात की, तो दर्शकों को पता ही होगा कि इस साल को
पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईयर ऑफ रिफॉर्म का नाम दिया है, जहां पे बहुत सारे प्रोक्योरमेंट वगैरह की प्रक्रिया भी आसान की जानी है। तो ये एक फैक्टर होगा जो अग्रवाल साहब कह रहे थे, तो यहाँ भी नज़र रखनी चाहिए। तो ट्रम्प से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कुल्हाड़ी मारेंगे तो अपने पैर पर भी चोट लगेगा, इसलिए उनको भी संभालना, अपनी इकोनॉमी को भी संभालना है। और हमारे जैसे भारत जैसे इतना इमर्जिंग मार्केट और इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, इसको कोई इग्नोर करके चल सकता है, ये संभव है नहीं। और तीसरी बात जो आप लोग कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, तो वो भी एक होता है कि एक बेस बनाने के लिए रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ट्रम्प के बाद जो अगला इवेंट है सुनील जी, वह है आपको बजट को लेकर के। 1 फरवरी को बजट होगा और बजट तो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉन इवेंट टाइप से होता जाता है, क्योंकि एक तो जीएसटी आ गया तो बजट की आधी चीज़ें जीएसटी में चली गई तो बाहर हो गया। लेकिन इस बार बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें फिर से बनने लगी। हालांकि उम्मीद हर बार होती है, लेकिन जिस तरीके के कंजम्पशन के आंकड़े आए, जीडीपी के आंकड़े आए, तो लगता है कि बजट में शायद कुछ करना चाहिए। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो बजट को लेकर के क्या हम लोग रुख रखें? पहली चीज़ तो आपसे पूछूंगा कि बजट में किस किस सेगमेंट को उम्मीद रखना चाहिए, और प्री बजट रैली हमने देखा पिछले कुछ दिनों का, तो उसके आधार पर क्या आपका मत बनता है? देखिए, मेरा मानना है कि इस बार डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की आशा होगी कि बजट थोड़ी पॉपुलिस्ट बने। ओके, वेरएस एफआईएस और रेटिंग एजेंसीज की आशा ऑलवेज होती है कि आप कैपेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट को कायम रखना है। तो मेरे ख्याल में मैं यूं क्यों कह रहा हूं ना, बिकॉज अब हमें दिख रहा है कि एक खाली गवर्नमेंट की कैपेक्स की खर्चा से पूरी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट भी जो उम्मीद करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं कि हम कैपेक्स में इतना खर्चा करें, वो खर्चा नहीं कर पा रहे। ये दोनों बात उठा के लेकर फिर बजट में खाली एक आंकड़ा डालना कैपेक्स के बारे में अच्छा दिखता है, सभी रेटिंग एजेंसी के लिए अच्छा, ये अच्छा है। मगर ग्राउंड लेवल में इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि मास कंजम्पशन स्लो डाउन हो गई है। जैसे आई थिंक अग्रवाल साहब ने बताया था कि जो इन्फ्लेशन की एक इम्पैक्ट हुआ है कॉमन मैन की पर्सेस में, एक वॉलेटाइल मॉनसून रहा तो उसका भी इम्पैक्ट रहा, और तीसरी बात थी कि एक कंज्यूमर सेंटिमेंट अफेक्ट हो गया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम पिछले 2-3 साल से 2200 के लेवल से आज 2800 पहुंच गया, मगर एक के शेप रिकवरी जो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली के शेप इनकम का डिफरेंशिएशन हुआ है, जिसके कारण आपको जो एचएनआईज है उनका इनकम बहुत बढ़ गया है, मगर मास लेवल का इनकम रुपए टर्म्स में बढ़ा है, मगर एब्सोल्युटली इन्फ्लेशन ने उसका पूरा असर निकाल दिया। तो इस बार मेरे ख्याल में जो भी डोमेस्टिक फंड मैनेजर में बात करता हूं, उन सबका मानना है कि गवर्नमेंट को किसी तरह एक मास कंजम्पशन को बूस्ट करना है, तभी 2 एडवांटेज आएंगे। एक तो कंजम्पशन सेक्टर का पिकअप तो होगा ही, मगर दूसरी बात है कि जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़े लगेगी, तभी प्राइवेट सेक्टर भी आके साल के अंदर अपना प्राइवेट कैपेक्स का जो एक ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है वो शुरू करेगी। तो इंडिया के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं मानता हूं कि किसी तरह गवर्नमेंट उसको कंजम्पशन, रिटेल, प्राइवेट, बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन को सपोर्ट करे। यही उम्मीद डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास है, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत, क्यों? फिस्कल डेफिसिट को स्लिपेज होगा तो एफआईआईज और रेटिंग एजेंसी नाराज हो जाएंगे। कैपेक्स में बहुत कम करा दिया, फिर भी वो कहेंगे कि फ्यूचर ग्रोथ, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट फ्यूचर में इनकम में कैसे बदल सकता है अनलेस ऐसा मल्टीप्लायर एफर्ट कैपेक्स, ये सही है। तो एक अच्छी बैलेंसिंग की जरूरत है इस बार, और निर्मला मैडम के में ये चैलेंज है उनकी टीम के साथ कि कैसे ऑप्टिकली आप कैपेक्स को बढ़ते हुए दिखाएं, ऑप्टिकली आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखें और फ्यूचर डायरेक्शन डाउन में दिखाएं, बट द सेम टाइम आप कैसे एडिक्वेटली कंजम्पशन और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर पब्लिक के हैंड्स में, चाहे वो इनकम टैक्स की राहत के थ्रू ज्यादा मिडिल क्लास को टैक्स फ्री बनाए, चाहे किसी तरह पैसा हाथ में दे, और ये गवर्नमेंट भी करेगी। पब्लिक के हाथ में पैसा दे ताकि मास कंजम्पशन वहां पे बढ़े। हाँ, क्योंकि इलेक्शन जो हुआ आपने देखा ना, हालांकि फिस्कल डेफिसिट अगर जैसे फिस्कल डेफिसिट अगर 4.6 से बढ़ा के 4.5 से बढ़ा के 4.6 भी कर देते हैं तो एफआईएस बहुत नाराज होंगे नहीं, चूंकि जितना नाराज होना तो नाराज होकर तो जा चुके हैं, अब उससे ज्यादा नाराजगी क्या दिखाएंगे। लेकिन थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो घूम फिर करके पैसा इकोनॉमी में ही आएगा, तो ये भी एक इशू है। इस पर बातचीत करूंगा मैं, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर कोहली साहब से यही सवाल लेके जाऊंगा।